वेलकम टू एवरीबॉडी। तो बात चल रही पैसिव वॉइस की। क्लास 12th पैसिव वॉइस, नाम 12th का लग रहा है, लेकिन ये एक्टिव और पैसिव जो है 9th 10th 11th और कंपैरेटिव एग्जाम सभी के लिए। क्योंकि क्या है कि शुरुआत हमने पहले ही बता दिया था कि कहाँ से कहाँ तक है इसके और कहाँ से कहाँ तक जाती है। और अब जो है इसके पार्ट 3 जो है हो चुके हैं। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर उन पार्ट 3 को स्टूडेंट्स देखें तो पार्ट 4 बहुत ज़्यादा सरल लगने वाला है, और यदि नहीं देखें हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे। कहा गया ना कि अगर अच्छा सीखना है तो सीक्वेंस में चलें, क्रम में चलें, तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कि अब जो है पार्ट 4 में क्या क्या होने वाला है और किसका किसका परिवर्तन होने वाला है, इसको देख लेते हैं। फिर अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता है समझ में तो एक बार जाएं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें, फिर जो है पार्ट 4 को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होना है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि एक्टिव पैसिव का परिवर्तन भी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और प्लस बात करें एक्सेप्शन की। मेन पॉइंट हो गया एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन सीखना है तो साधारण सेंटेंसेस को सीखना पड़ेगा, तभी एक्सेप्शन आएगा। बिना एक्सेप्शन के स्टूडेंट पूरा नहीं है पैसिव वॉइस में, चाहे जितना पैसिव वॉइस आती हों। अगर उसका एक्सेप्शन नहीं पढ़ा है तो फिर पैसिव वॉइस में 0 मान के स्वयं को स्टूडेंट चलें। अब जो है जब बता दिया गया कि किसको किसका परिवर्तन होना है, उसमें से सबसे पहला उठाना होगा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस ही लगातार चलता आ रहा है और असर्टिव सेंटेंस में पार्ट 3 हो चुके हैं और अब देखने जा रहे हैं पार्ट 4। ये कौन सा पार्ट होगा? 4 होगा। तो असर्टिव सेंटेंस का सिंपल रूल जो है हर बार वही लिखा जाता है, सेम रूल होगा, अर्थात सेम मंत्र होगा। तो कमज़ोर स्टूडेंट्स को बता दिया कि इसको रूल मान के न चलें, मंत्र मान के चलें। किसी भी सेंटेंस में असर्टिव में लगा दीजिए, हल हो जाएगा। क्या करना होगा? इस मंत्र को मारिए, वाक्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे? मतलब बनाना पड़ेगा, इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। नहीं कि बस बैठ के मारते रहें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऐसे करके आंख बंद करके और फिर थोड़ी देर बाद देखें आंख खोलें तो सेंटेंस बना बनाया मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। वो तो एक बात कही जा रही है कि अगर रूल आता है तो रूल को मंत्र मान के चलना है और उसको यानी उसके हिसाब से अगर हल कर देते हैं तो हल हो जाएगा। तो बस ये इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को, प्लस आगे जो शेष बचेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो पहले असर्टिव सेंटेंस का आज अंत करने वाले हैं ढेर सारे रूल्स के साथ। तो बस इनको एक एक को देखते शुरू होते हैं। तो देखिए, सिंपल रूल नहीं पढ़ेंगे हम, जब एग्जाम्पल करेंगे तब पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले भी पढ़ा गया है। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में सिंपल रूल पढ़ा गया है, तो बार बार पढ़ना उचित नहीं है। नहीं, बार बार क्या पढ़ें, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो रूल पढ़ते हैं, हल करते हैं, हल करने से पहले पढ़ लेंगे, अर्थात मंत्र मार देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। तो क्या बताया गया था कि जब पार्ट 3 को देखे थे तो पार्ट 3 में पास्ट इंडेफिनिट लास्ट था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चेंजेस देखा गया था, परिवर्तन पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। और अब जो है पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और जब पैसिव वॉइस बनाने चलेंगे तो वाज वर तो रहेगा ही, पैसिव वॉइस में इनके साथ एक नया वर्ड बीइंग जुड़ जाता है। इट्स मीन अगर वाज वर आता है तो पैसिव वॉइस बनाने में वाज वर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है। इसके पहले भी जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा गया था तो जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी इज एम आर, तो इज एम आर में भी पैसिव वॉइस बनाने में बीइंग जोड़ा गया था। ठीक उसी प्रकार अब जब वाज वर आया है तो वाज वर में भी बीइंग जोड़ देंगे। तो ये जो कंटीन्यूअस वाले थे, तो कंटीन्यूअस में क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। तो बस इसको देख लिया। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एक बार में एक रूल को पढ़ेंगे, उससे संबंधित अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
एग्जाम्पल इसको तो पढ़ ही लिया। कुल मिला के क्या देखना है कि अगर वाज और वर आता है, तात्पर्य क्या है कि अगर पास्ट कंटिन्यूस आता है, वाज वर का मतलब कौन सा टेंस होने वाला है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होने वाला है। अगर ऐसा आता है तो पैसिव वॉइस बनाने में देखिए पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब, तो इनके साथ बीइंग जोड़ देना है। हो सकता है बात समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं आई होगी, आ ही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल को देखते हैं। उसमें लिखा है कि सी वाज नॉट कुकिंग द फूड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वाज आया है और वाज के आने से आईएनजी आता है, वर आया है और वर के आने से आईएनजी आया है। तात्पर्य क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले इनको नोट कर लेते हैं कौन क्या बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया था, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब के बाद इतना जो बच रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार इसमें भी नोट करते हैं। पहला वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ये नॉट है। बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस में अगर नॉट आता है तो सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब के पहले आता है, ये मेन वर्ब है। एक सीक्वेंस स्टूडेंट्स को लर्न करना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस में बनता क्या है, कि जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीच में आता है, मेन वर्ब और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो अगर इतना आता है तो आगे बनाना बड़ा आसान होने वाला है। तो देखते हैं कैसे बनने वाला है कि इस रूल को पढ़ के करते हैं। लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आया है, द फूड। तो द फूड को सबसे पहले ले आएंगे जो बन जाएगा सब्जेक्ट। कहा था ना कि इसको बाद में पढ़ेंगे रूल को यानी मंत्र को, इसलिए अब पढ़ा गया। तो द फूड क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। अब जब वाज वर आता है तो रूल क्या कह रहा था कि वाज वर में वाज वर ही लगता है प्लस बीइंग जुड़ता है। अब समस्या ये आ रही है कि भोजन के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ प्रयोग करने वाले हैं वाज का। और वाज के साथ क्या लगता है, बीइंग। देखो पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देंगे, बीइंग। बताया गया कई बार कि अगर नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस में क्या है कि अगर दो शब्दों से सहायक क्रिया बनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से बनी है तो फिर नॉट इनके बीच में आएगा। ये देखिए नॉट जो है एक वाज है और एक बीइंग है, दो शब्दों से हेल्पिंग वर्ब है और नॉट का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं, दोनों के बीच में। और इसके बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने कहा था ना कि अगर नॉट हो जाए फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कुक का थर्ड फॉर्म बनने वाला है कुकड, ये बन गया कुकड। और फिर प्रीपोजिशन के रूप में क्या लाना होगा, बाई। ये बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बाई के बाद अब लाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सी आया था, तो एक दिन बताया गया था कि क्या होने वाला है। ऐसे करके देख लेते हैं, सी हर, यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, तो ये बन जाएगा हर। ये रहा अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या बना पूरा देखा जाए तो द फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। ऊपर वाले का अर्थ बन रहा है वह भोजन नहीं पका रही थी। नाट को तो ध्यान ही नहीं दिया, वह भोजन नहीं पका रही थी। और नीचे वाले का अर्थ बन रहा है कि भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया जा रहा था। तो ये रहा अभी तक एक एग्जाम्पल। दूसरा देख लेते हैं, इसी का है क्योंकि वाज वर देखा गया। अब देखते हैं इसको, इस पर डिनोट कर लिए थे कि कौन क्या है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो उसने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द फूड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आया था, द बास्केट्स आया है। तो द बास्केट्स जो है पहले ले आएंगे। तो द बास्केट्स यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट। बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। और पैसिव वॉइस में बता दिया गया अगर वाज वर आता है तो इनके साथ बीइंग जुड़ेगा। इस बार नॉट नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, नहीं लगाना, नहीं आया है। बीइंग के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो गई हैं, हेल्पिंग वर्ब वो भी कौन सी, पैसिव वॉइस की। इसके बाद लिखा है नॉट, यदि दिया हो तो नहीं दिया है कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो बाई का थर्ड फॉर्म होने वाला है बाट, तो बी बाट हो गया। अब इसके बाद लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई, तो बाई आ गया। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखा गया था दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बताया गया था, अगर शायद पता हो तेज से बोलेंगे थोड़ा सा, देम।
क्या होता है, देम होता है। तो ये रहा अभी तक एग्जाम्पल नंबर 2 का पैसिव वॉइस। अब देखना ये पॉइंट, यानी अर्थ जरूर देखें। देवर बाइंग द बास्केट्स, देवर टोकरियाँ खरीद रहे थे, नहीं, ये तो आया है दे वर्ब। दे का अर्थ वे टोकरियाँ खरीद रहे थे, देवर नहीं खरीद रहे थे, वे खरीद रहे थे, वे टोकरियाँ खरीद रहे थे। अब नीचे वाले का अर्थ बनने वाला है टोकरियाँ उनके द्वारा खरीदी जा रही थी। देख लीजिए क्या कहा गया था पैसिव वॉइस में, अर्थ जा का आए, जा रही थी। बाकी जानते हो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो जा रही थी आया। अब जो ग्रीन से एग्जाम्पल दिए हैं इनके लिए ग्रीन पर चलते हैं, अर्थात इस पे चलते हैं। इस पे क्या दिया हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद परफेक्ट टेंस है, कंटीन्यूअस हो गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो हैड के साथ बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीन। इसके पहले हैज और हैव देखा गया था तो इनके साथ पैसिव वॉइस में क्या जुड़ गया था, बीन जुड़ गया था। अब हैड देखें तो पैसिव वॉइस बनाने में इसके साथ भी बीन जुड़ गया है। तो 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई हैं, हैज, हैव और हैड, जिनके साथ बीन जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे खास बात हैड की करना है क्योंकि बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आती है। और जब कभी भी हैड दिखाई दे, अगर पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हो तो इसके साथ बीन जोड़ देंगे। तो आइए अब ग्रीन वाला देखें, तो ग्रीन वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या कैसे बनने वाला है। सबसे पहले इंगित करेंगे कौन क्या है, तो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और बताया था कि मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा, सबसे पहले रूल पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इस बार आया है माई फूड, जैसा कि पहले बताया कि माई का आई नहीं होता, मी का आई होता है, माई माई रहता है। तो माई पहले आ गया और इसके साथ फूड पूरा जो है ऑब्जेक्ट है, और इनके साथ सहायक क्रिया हैड है। हैड दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देना है, बीन। तो माई फूड हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो नाट नहीं दिया है तो नहीं लगाना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो टेकन स्वयं थर्ड फॉर्म ही है, टेकन आ गया। टेकन के बाद प्रीपोजिशन बाय लगाना है तो बाय लगा देंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो दिया है यानी यू दिया, इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, यानी बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल हो चुका है और अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो इसको देखिए पहले इंगित कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो कमज़ोर होते हैं और उन्हीं के लिए सब बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, तो उन्हीं के हिसाब से बताया जाएगा कि सबसे पहले वो क्या करें कि इस पे इंगित करें कि कौन क्या है। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। नाट अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर क्या लिखा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स भी होते हैं, जिसमें आएगा तो लगाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, नहीं लगाते हैं, जब नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नोट करने के बाद अगर पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो प्रयोग करने वाले हैं रूल का। देखिए हर बार रूल को दिखा दिखा के बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद स्टूडेंट्स जो है लर्न कर चुके होंगे कि ये रूल क्या है। तो अब जान चुके हो अगर तो बहुत अच्छा है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आ लेटर अगर ऑब्जेक्ट है ये इधर आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आ लेटर को बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो आ लेटर क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट। इसके बाद अगर हैड दिया है तो हैड ही लगाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हो तो इसके साथ जुड़ जाता है बीन। क्या जोड़ देंगे, बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन जुड़ता है। बताया गया कि जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से हो, दो वर्ड से हो, तो उनके बीच में नाट लगाते हैं, इसलिए नाट बीच में आ जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लगाएंगे रिटेन। और रिटेन के बाद फिर प्रीपोजिशन क्या आता है, बाई। और बाई के बाद लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं रूल को एक बार फिर से, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रमेश है तो रमेश का रमेश रहेगा। भाई नेम तो चेंज नहीं कर दोगे, है ना ऐसे। तो ये रहा अब तक पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद बताया गया था पहले भी, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। भाई पहले भी बताया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके अलावा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो 4 में से अब जो है दूसरे का नंबर भी आ गया है, तो उसका नहीं बनेगा। जिसका बनता है उनकी चर्चा करते हैं। जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो इसके बाद आते हैं सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। और जब विल या शैल दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, तो चेंज का मतलब क्या होता है कि विल और शैल जब दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाने में बी जोड़ देना है, विल बी और शैल बी। तो बस अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। तो जब विल या शैल आए तो पैसिव वॉइस बनाने में इनके साथ केवल बी जोड़ना होगा। तो एक बार फिर से कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर आप जब जान गए हो कि जब विल या शैल आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने में इनके साथ क्या ऐड करना होगा? बी और वी। विल आए तो बी कर दीजिए, शैल आए तो बी कर दीजिए। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कि नोट कर लेते हैं ये क्या होता है? सब्जेक्ट। सीक्वेंस सबको आने लगा होगा। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। और रूल क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू का सब्जेक्ट भी यू बनता है। तो यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू। तो यू आकर के यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। इसके बाद यू के साथ भी विल आएगा और बताया गया कि जब विल आए तो विल के साथ पैसिव वॉइस में क्या जोड़ेंगे? बी। तो ये रहा पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। और फिर क्या है? नॉट दिया हो, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होने वाला है हेल्प्ड। और इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लाना है? बाई। बाई लगा दीजिए और बाई के बाद फिर लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। इस तरह से बन गया इसका भी पैसिव वॉइस। अर्थ क्या है कि वह तुम्हारी सहायता करेगा। फिर इसका नीचे क्या है कि उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाएगी। इसका भी एक एग्जाम्पल हो पाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको देखते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखिए ये कैसे होने वाला है। ये है सब्जेक्ट, ये पूरा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। पहले इंगित कर लेते हैं। और इसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब। बताया गया था कि अगर नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले मेन वर्ब। इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ आता है तो उसी को कहा जाता है अदर वर्ड। और इस सेंटेंस में अदर वर्ड आ गया है, जिसको अगर आता है तो वही अपना सबसे बाहर रख देते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो रूल क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या मिला है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन पहले आ जाएगा। चिल्ड्रेन के बाद फिर लिखा है विल, तो विल के हिसाब से पैसिव वॉइस में लगेगा बी। बताया क्या गया था कि जब नॉट दिया हो और हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर के बनी हो तो फिर नॉट को इन्हीं के बीच में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। लेकिन अगर नॉट दिया तो फिर हो जाएगा विल नॉट बी, इस तरह से। तो चिल्ड्रेन विल नॉट बी। अब आ गए हेल्पिंग वर्ब तक, नॉट भी हो गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर एडमिट का थर्ड फॉर्म होने वाला है एडमिटेड। क्या बन जाएगा? एडमिटेड। और फिर लगाएंगे बाई। प्रीपोजिशन क्या लगना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही बाई आता है। बाई के बाद लगाना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वी। बताया गया था कि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। और इसके बाद अदर वर्ड में क्या था? यही अंडर 16। तो इसको फिर से उसी तरह सबसे बाहर लिख देंगे अंडर 16। ये रहा इसका भी पैसिव वॉइस। इसके बाद अब अर्थ जो है स्टूडेंट्स निकालना सीख गए होंगे अगर टेंस आता है तो। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। इसको कैसे करना है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और पहले बताया गया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। तो फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो बनती है, जिसकी बनती है उसी को बना रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। तो ये जो विल हैव और शैल हैव अगर दिखाई दे तो ये तो जान ही जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अगर पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो ये देखिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज होती है। अगर विल हैव दिया है, विल हैव या शैल हैव दिया है तो इनके साथ बीन जोड़ देते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। कुल मिला के क्या देख पा रहे हैं कि अगर विल हैव या शैल हैव आता है तो पैसिव वॉइस में इनके साथ बीन जुड़ जाएगा। तो चलिए अब इसके केवल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब आ जाएगा, देखिए चिन्हित क्या करना है, नोट क्या करना है कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब,
पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ तक। ये मेन वर्ब है, नोट कर लेते हैं मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले जानते हो कि ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द वर्क जो है पहले आ जाएगा, द वर्क के बाद फिर विल और हैव लिखा है तो हैव लिख दीजिए, विल हैव हो गया। विल हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन। तो क्या बन गया देखिए पूरा अभी तक, द वर्क विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस में आती है तो थर्ड लगाना है, तो कोई बात नहीं, लगी लगाई है, फिनिश्ड हो गया। फिर इसके बाद लगाना होगा बाई। क्या लगाएंगे फिर, बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे आया था तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बताया गया था, देम। ये रहा अब इसका एग्जाम्पल भी कि किस तरह से इसका परिवर्तन करना है। तो क्या बना, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। अब इसका एक नॉट वाला देख लेते हैं कैसे बनना है। ये है इतना सब्जेक्ट, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बताया गया था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और हैव। बताया ये भी गया है कि जब दो शब्दों से हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके बीच में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद एन एग जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एन एग लिखा है, अलग अलग नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, एन एग है। तो अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो एन एग ये बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लग जाएगा, विल। विल के बाद क्या लगा है, नॉट। नॉट के बाद क्या लगा है, हैव, और हैव के तुरंत बाद लगा देंगे बीन। तो ये रही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के, बीन अगर लगता है। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब तक हो गया है, नॉट भी लग गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो स्टोलन पहले से ही थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद लगाने वाले हैं बाई। बाई के बाद फिर लगाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे टेंस जो है समाप्त किए गए। और ये बात रही केवल अभी असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस के तुरंत बाद ही पढ़ने वाले एक्सेप्शन और एक्सुलरी वर्ब हैं। इसी तरह जैसे कैन हो गई, कुड हो गई, मे हो गई, माइट हो गई, जितनी भी एक्सुलरी वर्ब हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में उनके साथ किसका प्रयोग करना होगा, बी का। सीधा सीधा ये जान लीजिए कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ पैसिव वॉइस में केवल किसका ऐड करना होगा, बी का। तो इस तरह से अब जो है टेंस समाप्त हो गए हैं। अब टेंस के बाद पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन। कहा गया कि अगर एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो ही पैसिव वॉइस को कंप्लीट मानिए, और एक्सेप्शन के तुरंत बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, और इस तरह से सब बढ़ते रहेंगे आगे।